प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो प्राइमरी मार्केट में आप किस तरह की फीस अर्न करते हो। तो अगर मुझे ओटीसी मार्केट में काम करना है तो वहां पे आपको रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। वहां पे वो चीज ज्यादा काम आएगी कि आप क्लाइंट से पहले रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। आप जब किसी आईपीओ के डिटेल्स पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता होगा क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज। हमारी फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो काइंडली रेफर फ्रॉम द बिगिनिंग। आज हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। हालांकि ये टॉपिक मैंने बेसिक वे में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस सीरीज में भी कवर किया था, पर वहां का टॉपिक अलग था, राइट? वहां का पर्पस अलग था। यहां हमें गहराई में जाना है। ऑलराइट, सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है। एंड सिर्फ थ्योरी में ही नहीं, हम इसको रियल चीजों से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि हम जो ग्राउंड लेवल के मैकेनिक्स हैं, जो इस पर्टिकुलर मार्केट के स्ट्रक्चर है, जो डायनेमिक्स है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड जब आप इंडियन मार्केट्स का स्केल देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स सुनने को मिलेंगे। जैसे कि हमारी एनएससी डेली इक्विटी टर्नओवर में करीब 1.2 ट्रिलियन के अराउंड बिजनेस करती है। मतलब सिर्फ एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन होता है जितना छोटी कंट्रीज का पूरा जीडीपी होता है। और मैं अगर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के एग्जांपल लूंगा तो 2024 में जो बॉन्ड इश्यूएंसेस है उसमें हमको काफी रिकॉर्ड फंड रेजिंग देखने को मिली, राइट? सो दैट 10 ट्रिलियन का जो मार्क है वो हमने क्रॉस किया। तो ये फिगर्स इंडिकेट करते हैं कि इंडिया की ग्रोइंग डेट मार्केट कितनी सिग्निफिकेंट हो रही है, राइट? तो कंपनीज अब सिर्फ इक्विटी ही पे ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ डेट फाइनेंसिंग को भी सीरियसली कंसिडर कर रही है, राइट? सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, सो जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, स्पेशली अगर मैं डोमेस्टिक बैंक्स की बात करूं जैसे कि कोटक या एक्सिस एंड आईसीआईसीआई, तो इन 3 बैंक की भी अगर मैं सिर्फ बात करूं तो इन्होंने स्पेसिफिकली काफी अच्छी इनकम की फ्रॉम द ईसीएम मार्केट एंड ऑल्सो डीसीएम मार्केट इन जस्ट 1 सिंगल ईयर इन 2024। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अबंडेंट हैं फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ द मार्केट प्रॉपरली। तो आज के सेशन में हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल मार्केट एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करेंगे और हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ समझेंगे ताकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सको। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे फाइनेंशियल मार्केट के जो बारीकियां हैं, जो टर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, इन सबको हैंडल करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ऑर्गेनाइज मार्केट क्या है, ओटीसी मार्केट क्या है, इनका कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड ये फाउंडेशन बिल्ड करना जरूरी है। ये हर इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए एसेंशियल है बिकॉज आपको इस मार्केट में काम करना है। ओके, दूसरा हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग सम की प्लेयर्स इन द मार्केट और इनका हम रोल समझेंगे। सिर्फ नाम नहीं बट प्रैक्टिकली उनका बिहेवियर कैसे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आज अगर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट मार्केट में फंड रेजिंग करना चाहता है, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी बॉन्ड प्रोग्राम है कि उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ फंडिंग रेज करनी है डेट मार्केट से, तो इससे पूरे इकोसिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, क्या प्रिपरेशन करेंगे इंटरमीडिएरीज रिलायंस को हेल्प करने के लिए कि वो फंड रेजिंग कर सके, राइट? सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आइडेंटिफाई द की प्लेयर्स। ओके, तीसरा हम बात करेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इसको थोड़ा डीपली समझेंगे। एनएससी का मान लीजिए जो क्लियरिंग सिस्टम है वो किस तरह से और कितना वॉल्यूम हैंडल कर लेता है, टी प्लस सेटलमेंट क्या होता है, राइट? एनएसडीएल और सीडीएसएल इनका क्या रोल है जब आप कोई बड़ी ब्लॉक डील
को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो किस तरह से ये चीजें सेटल होती हैं, किस तरह से ये सब चीजें एग्जीक्यूट होती है मार्केट में, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, एंड फिर इसके अलावा मैं और बात करूंगा मार्केट एफिशिएंसी के बारे में भी। राइट, आपने ये सुना होगा, राइट, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज मैं आपको रियल टाइम एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि कैसे ये मार्केट में अप्लाई होता है। ओके, मैं अदानी ग्रुप के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हाइपोथेसिस मार्केट में किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से हमको देखने को मिलता है। ओके, एंड देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मार्केट्स किस तरह से कनेक्टेड होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अब मान लीजिए मैं टाटा स्टील का एग्जांपल ले लेता हूं। टाटा स्टील की इक्विटी प्राइस मान लीजिए ऊपर जा रही है, उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अच्छे आए, एंड इसका इंपैक्ट हमको उसके डेट मार्केट यानी कि बॉन्ड यील्ड्स पर भी देखने को मिलता है। तो ये इंटरकनेक्शन क्या है, ये समझना भी जरूरी है। ओके, या फिर मैं अगर बात करूं यूएस के फेड का कोई डिसीजन हो रहा है, उसका हमारे इंडिया के जीसेक यील्ड्स पे क्या असर होता है। तो दीज इंटरकनेक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तभी आप मार्केट को सही मायनों में समझ रहे हो। ओके, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब नॉलेज को आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो, ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिनेरियोज में कैसे अप्लाई करते हो, ये भी आज हम सीखेंगे। ओके, सो ताकि जब आप डील स्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहे हो, आपको कोई डील की टाइमिंग डिसाइड करनी है, आपको क्लाइंट को कोई एडवाइजरी देनी है, तो ये सब में इन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत सारी लर्निंग्स आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रॉपरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इसके लिए हम मार्केट को 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, या आई कैन से 3। फर्स्ट इज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। अब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, ये डेफिनेशन शायद आपने ऑलरेडी सुना होगा, राइट। अगर आप 11th 12th में कॉमर्स पढ़ के आए हैं तो आपने वहां पर ये सब डेफिनेशन ऑलरेडी सुनी होगी। एंड इनफैक्ट अगर मैं बहुत ही बेसिक वे में अगर बात करूं तो वो मैंने फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस सीरीज में भी कवर किया, वहां जाकर भी देख सकते हैं। पर आज हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझना है, आज हमें जो डील फ्लो का बेसिस है कि कैसे भाई प्राइमरी मार्केट में क्या चीजें हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बैंकर को क्या चीजें रिलेवेंट है मार्केट में जो हो रहा है, तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं प्राइमरी मार्केट की बात करता हूं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली यहां से पैसा रेज कर रही हैं बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटीज इन द मार्केट, राइट। 2024 की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए कितना रेज किया गया है मार्केट से, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, इसीलिए मैं इस नंबर को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये नंबर आपके जहन में चला जाए। कितना रिकॉर्ड किया, 10 ट्रिलियन से ज्यादा का फंड इशुएंस हुआ है, सिर्फ बॉन्ड मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। एंड ये फिगर शो करता है कि कंपनीज डेट फाइनेंसिंग को कितना सीरियसली ले रही है। ओके, देन अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो सेकेंडरी मार्केट में मतलब जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती हैं वो ट्रेड की जाती है। ओके, सेकेंडरी मार्केट में आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड कर रहे हो जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, जो इशू हो चुकी है। अब यहां पे आप सिग्निफिकेंट देखिए, जो नंबर है एनएसई का डेली इक्विटी टर्नओवर 1.2 ट्रिलियन अराउंड का है। ये मैं जून के आसपास का नंबर आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आपको हर नंबर पे ये नजर लगाना है, ये एंगल लगाना है कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये नंबर्स मीन क्या करते हैं। आप ये नंबर गूगल करके भी ढूंढ सकते हो, पर इस नंबर का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से क्या लेना देना है और आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करो, आपका देखने का नजरिया मैं बदलना चाह रहा हूं आज। ओके, सो लेट अस लुक एट दिस नंबर एंड ट्राई टू डाइजेस्ट इट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो प्राइमरी मार्केट में आप किस तरह की फीस अर्न करते हो। आप जब आईपीओ लेकर के जा रहे हो तो आप अंडरराइटिंग फीस कमाते हो, राइट। आप एडवाइजरी फीस अर्न करते हो। जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आप क्लाइंट के लिए ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो यहां आपको क्या मिलेगी, यहां आपको ब्रोकरेज मिलेगी, यहां एडवाइजरी की फीस नहीं है। ओके, प्राइमरी मार्केट में आपको अंडरराइटिंग की फीस मिल रही है कि मैं आपके लिए आईपीओ करवा रहा हूं, राइट।
पार्डन माई हैंडराइटिंग, मेरी हैंडराइटिंग में बहुत बढ़िया नहीं है, स्पेशली अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो, बट आई होप आप मैनेज कर लेंगे. सो व्हाट काइंड ऑफ अर्निंग यू आर हैविंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, कौन से मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि ये नंबर तो ठीक है बढ़ रहा है, राइट. हर साल कोई ना कोई नंबर, हर महीने कोई ना कोई नंबर, हर क्वार्टर में कोई ना कोई नंबर आपको देखने को मिलेगा, पर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके लिए. सो इफ यू लुक एट द सेकेंडरी मार्केट, यहां से आपको ब्रोकरेज मिलती है, राइट, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज. जब आप कोई ब्लॉक डील एग्जीक्यूट करवाते हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी सेकेंडरी मार्केट में मिलती है. अच्छा कि यार सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ब्लॉक डील्स की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ रही है, राइट. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. अब बात करता हूं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की. ये टाइम होराइजन का गेम है. ओके, मनी मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पे आप टिपिकली एक साल से अंदर की जो सिक्योरिटीज है वो आप इशू करते हो, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द मनी मार्केट. एंड यहां पर आई कैन गिव यू अ बेंचमार्क. 91 डे का जो टी बिल यील्ड है करंटली अभी वो 6.82% है. ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का एक बेंचमार्क है. ओके, एंड अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं, कैपिटल मार्केट्स होते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए. आपको 10 ईयर जीसेक यील्ड यहां पर मैंने क्या मेंशन किया है? 7.05%. ये लॉन्ग टर्म फंडिंग का कॉस्ट इंडिकेट करता है, तो ये आपके लिए एक बेंचमार्क है. अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ये है कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी में आपको अगर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे? कहां से आप पैसा रेस करोगे? आप मनी मार्केट से पैसा रेस करोगे, बिकॉज वर्किंग कैपिटल नीड्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है, राइट, एक साल से कम के लिए होती है. अगर आपका कोई एक्सपांशन प्लान है कि मुझे अपनी कंपनी को एक्सपांड करना है, तो आप कहां से पैसा रेस करोगे? तो आप कैपिटल मार्केट से पैसा रेस करोगे, राइट. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. फिर बात कर लेते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस ओटीसी मार्केट. यहां पे रेगुलेशन का डिफरेंस है और ट्रांसपेरेंसी का डिफरेंस है. ऑर्गेनाइज मार्केट में क्या होता है? जैसे कि आप एक्सचेंज पे जाकर के कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज ऑर्गेनाइज मार्केट, राइट. सब चीजें सेट है. तो जैसे कि आप एनएससी पे, बीएससी पे लिस्टिंग करवा रहे हैं, तो एनएससी पे 2671 लिस्टिंग्स है, बीएससी पे 5595, इनफैक्ट ये नंबर तो हर आईपीओ के साथ बढ़ रहा है, राइट. सो इतनी लिस्टिंग्स है ऑर्गेनाइज मार्केट में. अगर मैं ओटीसी मार्केट की बात करूं, ये मेनली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए यूज होता है, राइट. तो यहां पर ये सिक्योरिटीज ट्रेड होती है. एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए आप ये सोचो, अगर मुझे ओटीसी मार्केट में काम करना है तो वहां पे आपको रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा. वहां पे वो चीज ज्यादा काम आएगी कि आप क्लाइंट से पहले रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, फिर वहां से आप ओटीसी मार्केट में अपने रिलेशंस को यूज करके ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करवा रहे हो. ओके, सो दिस इज ओवर द काउंटर मार्केट. ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर. एंड अगर मैं ऑर्गेनाइज मार्केट की बात करूं तो वहां पे रिलेशनशिप्स काम नहीं आती, बिकॉज आप एक्सचेंज पे जाकर के कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वहां पर रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वहां पर चाहिए एफिशिएंसी, कि आप एग्जीक्यूशन कितना एफिशिएंटली करवा सकते हो. तो वो आपकी स्किल में काउंट होगा इन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. ओके, गॉट द पॉइंट. सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. अब आगे बढ़ते हैं विथ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि मार्केट में किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं और इनका क्या रोल है. तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एंड प्रैक्टिकली आपको यह समझना है कि सबका बिहेवियर मार्केट्स को कैसे इंफ्लुएंस करता है. यह समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, कौन सा पार्टिसिपेंट मार्केट को किस तरीके से इंफ्लुएंस कर सकता है. ओके, सो इसमें पहले बात कर लेते हैं इशुअर्स की. इशुअर्स मतलब वो लोग जो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं मार्केट में, ओके, वहां से पैसा रेस कर रहे हैं. तो कौन लोग पैसा रेस करते हैं? फर्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ, मैंने यहां रिलायंस लिख दिया, मैं यहां लिख देता हूं कॉर्पोरेट्स, राइट. सबसे पहले पैसा कौन रेस कर रहा है? कॉर्पोरेट्स. कंपनीज यहां से पैसा रेस कर रही हैं. तो अब मैं रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूं. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना डिसाइड किया है? 53,125 करोड़ का इनका बॉन्ड प्रोग्राम है कि अपने को इतना पैसा बाजार से रेस करना है वाया बॉन्ड्स. ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है रिलायंस का. ओके,
जरूरी नहीं है सारा का सारा आरआईएल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही करे, हो सकता है इनकी जो सब्सिडीज हैं कुछ जियो क्रेडिट में कर लेंगे, कुछ रिलायंस पावर में कर लेंगे, राइट, अकॉर्डिंगली दे कैन डू दैट। तो पहला हो गया कॉर्पोरेट का। दूसरा हो गया गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट इशुअर इन द बॉन्ड्स मार्केट एंड ये बहुत ही क्रिटिकल है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना टारगेट है, उनको 14.13 लाख करोड़ की बोरोइंग करनी है, ये प्लान्ड बोरोइंग है इनकी FY25 के लिए। तो ये फिगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का डायरेक्ट इंपैक्ट है मार्केट्स पे, कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, उन्होंने सोचा है कि हमको इतना खर्चा करना है, वो खर्चा करने के लिए फिर वो मार्केट्स में आते हैं पैसा रेज करने के लिए, राइट। सो इट हैज अ डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑन द मार्केट। एंड इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट के अलावा और एक अगर कैटेगरी क्रिएट कर दूं जो सबसे ज्यादा मार्केट से पैसा उठाती है, दैट इज PSUs, जैसे कि मान लीजिए NTPC। तो ये भी मेजर प्लेयर्स है मार्केट में, बिकॉज अभी NTPC ने रिसेंटली 15,000 करोड़ का बॉन्ड इश्यूएंस किया था। तो उससे क्या होता है, मार्केट में सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है बाय इश्यूएंस ऑफ सच लार्ज बॉन्ड इश्यूज, राइट। जब इतना बड़ा इशू आता है मार्केट में, तो आप सोचिए 15,000 करोड़ मार्केट से एब्जॉर्ब कर लिया NTPC ने, राइट। सो दिस इज द इशूअर्स, राइट, दीज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑन द इशूअर साइड। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। ओके, इन्वेस्टर साइड में दो तरह के पार्टीज होती हैं, एक हो गया इंस्टीट्यूशनल और दूसरा हो गया रिटेल। अब मैं इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करूं, सो इट कैन बी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का 56.7 लाख करोड़ का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये DIIs जो हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसका जो स्ट्रेंथ है ना, वो शो करता है यार इतना बड़ा पैसा ये मैनेज कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड वही अगर मैं FIS की बात कर लूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इंस्टीट्यूशनल में तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही आएंगे, राइट। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो इनका भी द नंबर इज क्लोज टू 68,000 करोड़ का इनका नेट इनफ्लोज रहा था 2024 में। तो ये क्या इंडिकेट करता है भाई, कि बाहर वालों ने कितना पैसा मार्केट में लगाया। तो ये ग्लोबल सेंटीमेंट का इंडिकेटर है कि इंडिया पे बाहर वाले कितना भरोसा कर रहे हैं। तो बाहर से अगर ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा इन्फ्लो आ रहा है, सो इट इज अ गुड थिंग फॉर द इंडियन मार्केट, राइट। नेक्स्ट, फिर रिटेल पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, सो रिटेल पार्टिसिपेशन भी इंडिया में फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रहा है। 12.8 करोड़ डीमेट अकाउंट्स, ये जून 25 के आसपास का नंबर है। एंड इसको अगर मैं कंपेयर करूं भाई 2014 में क्या था, तो तब तो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट्स थे इंडिया में। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इन्वेस्टिंग का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, राइट। अब कोई भी मार्केट को एक्सेस कर सकता है एंड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। So this is the category of investors. Next, let's talk about the category of intermediaries. Intermediaries में investment banks एकदम फ्रंट में, कोटक, एक्सिस, ICICI सिक्योरिटीज। मैं अब आपको नंबर बताता हूं, इन्होंने कितना फीस में रेस किया है, 1.3 बिलियन फीस में रेस किया है। एंड ये नंबर सिर्फ ECM और DCM मार्केट से बात कर रहे हैं, ओके। ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि जीरोधा हो गया, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी एकदम रिमार्केबल है। जीरोधा के पास कितना 1.2 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं यहीं पे ग्रो का नंबर लिख दूं, तो अब ग्रो तो जीरोधा से भी ज्यादा ग्रो कर गया है, राइट। इनके पास करीब 1.8 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर, ज्यादा क्लाइंट्स हो चुके हैं। तो इन्होंने मार्केट एक्सेस का गेम पूरा कंप्लीटली चेंज कर दिया है, राइट। फिर बात कर लेते हैं रेगुलेटर्स की। तो अब रेगुलेटर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर सेबी की बात करूं, तो एक्चुअली ये सब काफी इवॉल्विंग है, रेगुलेशन अभी बहुत इवॉल्व हो रही है। तो पहले सेबी की अगर बात करूं, तो अभी अप्रैल में इन्होंने ब्लॉक डील के रेगुलेशंस को रिवाइज किया है, ओके। इसके और इंप्लीकेशंस मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। फिर आरबीआई की अगर बात करूं, तो आरबीआई ने 2025 में अभी तक 100 BPS यानी कि 1% से
रेट कट कर दिया है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट एग्जांपल है। ओके, इसके ऊपर मैं एक केस स्टडी लेकर के आपको एक डेडिकेटेड स्लाइड में समझाऊंगा कि यार इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। ओके, सो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, कि मार्केट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सिर्फ एक बैकएंड की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरा का पूरा एंटायर इकोसिस्टम है, जो कि एक बैकबोन है, जो कि स्पाइन है, जो सारे ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप मार्केट में काम कैसे करोगे। ओके, तो इसी को समझते हैं एकदम डिटेल में कि किस पार्टिसिपेंट का क्या रोल है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस आती हैं, राइट। एनएसई एक डोमिनेंट प्लेयर है लिक्विडिटी टर्म्स में। 2084 मेन बोर्ड लिस्टिंग्स, मजाक नहीं है। एंड एसएमई लिस्टिंग्स की अगर बात करूं तो द लास्ट नंबर दैट आई सॉ वाज 587, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। ओके, मेरे नंबर्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बट दीज आर वेरी लेटेस्ट नंबर्स। 587 एसएमई लिस्टिंग्स एंड 2084 मेन बोर्ड लिस्टिंग्स। तो इतनी लिस्टिंग्स शो करती है मार्केट की डेप्थ को। स्पेशली एनएससी की बात कर रहा हूं, और अगर बीएससी की बात करूं तो ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सितंबर 2025 से ये क्या करने वाले हैं, अपनी वीकली एक्सपायरी को थर्सडे पे शिफ्ट कर रहे हैं, और एनएससी जो है वो ट्यूसडे पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट का फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होगा। पर हां, इसके साथ साथ यहां पर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी इंक्रीज होंगी। अब ये मार्केट फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे आएंगी, ये थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टॉक एक्सचेंजेस की। अब बात करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के बारे में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का रोल बहुत ही क्रिटिकल है अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। एनएससीसीएल डेली 45,000 करोड़ का सेटलमेंट करता है, एंड ये एक महीने की मैं बता रहा हूं। आईसीसीएल ने क्या किया था, आईसीसीएल ने T+1 सेटलमेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। एंड मैं आपको बता दूं, इंडिया ग्लोबली लीड कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज में, राइट। यूएस यूरोप तो अभी तक T+2 में बैठे हैं। तो इससे हो क्या गया, ये T+1 कर देने से क्या हो गया, T+1 कर देने से जो सेटलमेंट रिस्क है वो प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो गया। अब मेरे को सेटलमेंट का डर नहीं है, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन जल्दी से एग्जीक्यूट हो रहा है, जल्दी से सेटल हो रहा है। ओके, फिर डिपॉजिटरीज की तरफ बढ़ते हैं। डिपॉजिटरीज में भी ग्रोथ आपको काफी देखने को मिली है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस ब्रोकर की वजह से अब जब मार्केट का एक्सेस मिल गया लोगों को, तो वो सारा डिपॉजिटरीज के पास ही तो जा रहा है, राइट, मैनेज होने के लिए। तो एनएसडीएल के पास 3.2 करोड़ डीमेट अकाउंट्स है मैनेज करने के लिए, राइट। एंड सीडीएसएल के पास 9.6 करोड़ डीमेट अकाउंट्स। तो जो डीमेटेरियलाइजेशन है अब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, राइट। इंडियन मार्केट्स में जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स है वो प्रैक्टिकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट सिस्टम्स। पेमेंट सिस्टम्स भी बैकबोन है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनेबल कर रही है। अगर मैं आरटीजीएस की बात करूं तो 218 लाख करोड़ मंथली ये वॉल्यूम प्रोसेस होता है आरटीजीएस के अंदर, और एनईएफटी के अंदर 34 लाख करोड़ का मंथली ट्रांजैक्शन। अब आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, राइट। आप कौन हो, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर में मेनली, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेनली लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए आप क्या यूज करोगे, राइट, आरटीजीएस यूज करोगे। तो आरटीजीएस का जो मैकेनिज्म है वो आपके लिए एकदम एसेंशियल है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, सेम डे सेटलमेंट होता है, जो आपको रिक्वायर्ड होता है मोस्टली डील्स में, राइट। सो आरटीजीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबिलिटी की वजह से अब ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, और जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है कि भाई जो शेयर्स ट्रांसफर होने हैं वो भी जल्दी से जल्दी हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, एंड जो पेमेंट है वो भी जल्दी से जल्दी हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म्स लाइक आरटीजीएस। एंड जब ऐसा होता है, जब आपके पास एक रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहां पर कॉन्फिडेंस मिलता है और वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में, राइट।
So that's about the market infrastructure. Now let's talk about market mechanisms. This is very important. कैसे डील्स एक्चुअली होती हैं यह समझना अब हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो पहले बात करता हूं प्राइस डिस्कवरी की। प्राइस डिस्कवरी और एग्जीक्यूशन का जो मैकेनिज्म है इसको प्रैक्टिकली समझना आपके लिए बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, अगर आप आईबी में जाना चाहते हैं। तो प्राइस डिस्कवरी का जो प्रोसेस है, इसका अभी जो रिसेंट एग्जांपल चल रहा है, मैं कल्पतरू आईपीओ का एग्जांपल ले लेता हूं, राइट। अभी जून में आया हुआ है, तो 387 से 414 का इसका प्राइस बैंड है, ये प्राइस सेट किया गया है। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कितना ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है, कौन सी कैटेगरी में कितना मिलता है, उसके बेसिस पे इसका जो फाइनल प्राइस है वो फिक्स होगा, राइट। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए ये प्रोसेस क्या करता है, जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस जो मैं बात कर रहा हूं कि प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, यार मैं इसको कितने प्राइस पे फाइनली अलॉट करूंगा। तो जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ये एक्चुअली इन्वेस्टर डिमांड को गॉज करने का एक तरीका होता है। ओके, मैं आपको एक काम करता हूं, थोड़ा सा डिटेल एग्जांपल में बताता हूं कि ये आईपीओ का जो प्राइस डिस्कवरी वाला प्रोसेस है ये काम कैसे करता है, तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत क्रिटिकल चीज है। ओके, आपको आईबी में जाना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिस्कवरी आईपीओ की सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है जो ये डिटरमाइन करती है कि कंपनी के शेयर्स का एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या होगा। ओके, ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जो कि सप्लाई और डिमांड के बैलेंस से फेयर प्राइस एकदम डिटरमाइन करता है। ओके, तो आप कैसे शुरू करते हैं? आप सबसे पहले एकदम इनिशियल प्राइस को डिटरमाइन करोगे। सबसे पहले आपका काम है कि मैं इनिशियल प्राइस बैंड को डिटरमाइन कर लूं कि मेरे को किस रेंज में अपना स्टॉक रखना है। ओके, तो पहले आप कंपनी जो कंपनी है अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ मिलकर प्राइस बैंड डिसाइड करती है कि यार अपने को ये लोअर प्राइस रखनी है और ये अपर प्राइस रखनी है। ओके, तो मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने 300 से 350 का लोअर बैंड और अपर बैंड डिसाइड कर लिया, ठीक है। ये रेंज कंपनी की आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे, आप वैल्यूएशन निकालोगे, आप मार्केट कंडीशंस देखोगे, तो इन सब चीजों को देखकर ये रेंज डिसाइड करते हो आप, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। इसमें अब क्या हो रहा है, जो एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी है उसकी जान है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस का नाम तो आपने शायद सुना होगा ऑलरेडी, राइट। अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी है, अगर आपने बीकॉम वगैरह भी किया है, तो आपने ये प्रोसेस का नाम जरूर सुना होगा, दैट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एंड ये प्राइस डिस्कवरी का जो मैं आपको मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूं, ये उसकी जान है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यह समझना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट बिडिंग कैटेगरीज, राइट। एक तो हो गया क्यूआईबी की कैटेगरी, राइट। आप जब किसी आईपीओ के डिटेल्स पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता होगा क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, तो इनके लिए एक आईपीओ का एक हिस्सा एलोकेट कर दिया जाता है, राइट। सो मान लेते हैं कि 75% इनके लिए एलोकेट कर दिया। अब इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें हो गया म्यूचुअल फंड्स, इसमें हो गई इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वहां पर आ गए। फिर दूसरी कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। दूसरी कैटेगरी होगी रिटेल की, तो मान लेते हैं यहां पे 10% का एलोकेशन है, जो कि 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने वाले। फिर जो लोग 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो हो गया एचएनआईस, राइट। एक हो गया एचएनआई कैटेगरी। तो जो भी रिमेनिंग परसेंटेज हो गया, राइट, 85 जा चुका है, तो 15% आपने यहां पर एलोकेशन दे दी। ये हो गई डिफरेंट बिडिंग कैटेगरीज, राइट। अब हर इन्वेस्टर अपनी प्रिफर्ड प्राइस चूज करता है और प्राइस बैंड के अंदर अप्लाई करता है, राइट। आपको लगता है कि मैं 320 पे करूंगा, कोई 340 पे करेगा, कोई 350 पे करेगा, अकॉर्डिंगली। तो पहले आप अपना प्राइस, आपका जो प्रिफर्ड प्राइस है आप वो चूज करते हो, और फिर आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हो कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, राइट। अगर आपने आईपीओ में कभी भी अप्लाई किया है तो आपको यह प्रोसेस आराम से पता होगा, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीपल बिड्स भी लगा सकते हो कि मेरे को एक 310 पे लगा दिया, एक 320 पे लगा दिया, तो इस तरह से आप मल्टीपल प्राइसेस पे भी
अलग अलग क्वांटिटी के बिड लगा सकते हो, राइट। सो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर अब आप करोगे डिमांड का असेसमेंट, कि यार आप डेली ट्रैक करोगे सब्सक्रिप्शन लेवल कितना आ रहा है, कितनी डिमांड आ रही है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो अब आप प्राइस वाइज डिमांड को समझोगे कि कौन से प्राइस लेवल पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स, एंड आप कैटेगरी वाइज उनका रेस्पॉन्स को समझोगे कि क्यूआईबी में, रिटेल में, एचएनआई में इंडिविजुअल रेस्पॉन्स कितना आ रहा है हर कैटेगरी में। उसके बाद अब आप इसका ओवर सब्सक्रिप्शन का एनालिसिस करोगे। अगर डिमांड ज्यादा है, मान लेते हैं अगर सिर्फ 1x का सब्सक्रिप्शन आया, ओके, अगर सिर्फ 1x का सब्सक्रिप्शन आया तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ओवर एक्साइटमेंट की बात नहीं है, ये तो फुल सब्सक्रिप्शन वाली चीज है, राइट। अगर इसकी जगह मान लीजिए 3x का सब्सक्रिप्शन आया तो मतलब डिमांड ज्यादा है, 3 गुना जो आप जो शेयर्स बेचना चाह रहे हो उससे 3 गुना की डिमांड मार्केट में है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि 10x डिमांड है मार्केट में, तो 10x डिमांड मतलब बहुत हाई डिमांड है। अब तो आप प्राइस सीधा अपर बैंड पर ही फिक्स कर दो, राइट। आप आंख बंद करो और 350 पे फिक्स कर दो, हर कोई खरीद लेगा बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है, राइट। अब इसके बाद आप फाइनली प्राइस डिसाइड करते हो। लास्ट डे के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये डिसाइड करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड है तो अपर बैंड प्राइस चूज करते हैं, अगर मॉडरेट डिमांड है तो आप मिड रेंज की प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर वीक डिमांड है तो फिर आप लोअर बैंड प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि यार ये वर्थ इट नहीं है तो आईपीओ कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, हालांकि ऐसा करते नहीं है पर मैं कह रहा हूं कि कर सकते हैं। ओके, एंड फिर उसके बेसिस पर आपका एलोकेशन प्रोसेस होता है। ओके, मतलब फाइनल प्राइस डिसाइड होने के बाद अब आप रिटेल के लिए क्या करोगे, आप लॉटरी सिस्टम करोगे एंड आपका फेयर एलोकेशन हो जाएगा। एचएनआईज के केस में आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एलोकेशन करते हो, एंड क्यूआईबीज के लिए वहां पर डिस्क्रेशनरी एलोकेशन चलता है, राइट। तो हम रिटेल वाले कई बार बोलते हैं ना यार कि इस वाले आईपीओ में बंपर लिस्टिंग इन होने वाला था पर इन्होंने मेरे को दिया ही नहीं, तो वहां पे मेरे साथ चीटिंग हो गई, राइट। तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इस तरह से बोल पड़ते हैं, पर इनफैक्ट वो चीज हमारे साथ नहीं होती कि एलोकेशन जो है हमको देखकर किया जा रहा है, हमारे साथ डिस्क्रेशनरी एलोकेशन नहीं होता है, पर ये चीज एक्चुअली क्यूआईबीज के साथ होती है। क्यूआईबीज के साथ डिस्क्रेशन के बेसिस पर मर्जी से एलोकेशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि उस इन्वेस्टर की क्वालिटी क्या है। अब आप चाह रहे हो कि यार एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को मैं रखना चाह रहा हूं अपने इन्वेस्टर्स के लिस्ट में, तो मैंने डिस्क्रेशन से मैंने उसको शेयर्स अलॉट किए। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द क्यूआईबी कैटेगरी। ओके, आया बात, आपको चीज समझ में आ गई। तो इन जनरल 300 से 350 का बैंड था। आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ट्रैक कर रहे हो कि अच्छा यार सुबह से 0.5 का सब्सक्रिप्शन आया, फिर 1.2 आ गया, फिर अगले दिन आप देखते हो कि अच्छा 2.8 आ गया, खुश हो गए। फिर शाम को देखते हो कि अरे यार 4.5 4.5x का सब्सक्रिप्शन हो गया, आप और खुश हो गए। एंड फाइनल डे पे आप देखते हो कि 6.2 का सब्सक्रिप्शन आ गया। तो अब इस तरह से आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ते गया, फाइनली लास्ट डे पे 6 गुना का आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। तो अब आप क्या करोगे, एलोकेशन कैसे होगा, आप प्राइस फिक्स कर दोगे भाई 350 अपर बैंड पे क्लोज करो, राइट। सो ये एक मैंने आपको डिस्कवरी का मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की कि कैसे आईपीओ में प्राइस डिस्कवरी होती है यूजिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया। आप इस चीज में थोड़ा सा और गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, आई बिलीव आपको यहां से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर टाइप्स की तरफ। तो ऑर्डर टाइप्स में लिमिट ऑर्डर्स हैं, राइट। एनएसई का 76% वॉल्यूम लिमिट ऑर्डर से आता है। आपने कभी ऑर्डर प्लेस किया है किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, राइट, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। तो मैं यहां पे लिमिट ऑर्डर की बात कर रहा हूं। लिमिट ऑर्डर 76% ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर ही आते हैं मार्केट में। ओके, एंड मार्केट ऑर्डर्स कितने हैं, सिर्फ 24%। ऐसा क्यों, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मेनली लिमिट ऑर्डर्स यूज करते हैं, बिकॉज उनको प्रिसाइज एग्जीक्यूशन चाहिए, राइट, इसीलिए लिमिट ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। अगर मैं ब्लॉक डील्स की बात करूं तो पिछले महीने करीब 15,000 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी ब्लॉक डील्स के अंदर में। तो इसमें जो नेगोशिएशन है वो तो ऑफ मार्केट होती है कि हमने ऑफ मार्केट डिसाइड कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, बट इसकी जो रिपोर्टिंग है वो ऑन एक्सचेंज होने का सिस्टम है। ओके, सो सिस्टम सेटलमेंट्स की बात करते हैं।
सिस्टम सेटलमेंट्स में इंडिया ग्लोबली लीडर है, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि T+1 इक्विटी सेटलमेंट है एंड इसमें 99.8% का सक्सेस रेट है। ओके, तो ये एक बेंचमार्क है आपकी एफिशिएंसी का, ओके, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। फिर अगर मैं SLB की बात करूं, यानी कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, इसने करीब 42% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है, राइट। ये एक साल की ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, 24-25 की। तो इससे क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग और हेजिंग स्ट्रेटेजीज ये आप एग्जीक्यूट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ SLB मैकेनिज्म। ऑलराइट। एंड फिर अगर मैं मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज की बात करूं, तो मार्केट मेकिंग डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट अप्रोचेस के साथ होती है। अगर मैं SME सेगमेंट की बात करूं, तो इसमें मैंडेटरी मार्केट मेकर्स होते हैं, मतलब ये लोग इंश्योर करते हैं कि SME मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। एंड वही अगर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट की बात करूं, तो यहां पे 12 रजिस्टर्ड मार्केट मेकर्स हैं। ये क्या करते हैं, जो रिलेटिवली इललिक्विड मार्केट है उसमें आपको कोट दे देते हैं। भाई बिड कोट ये है, मतलब टू वे कोट लगा देते हैं, खरीदना है तो ये रहा मेरा प्राइस, बेचना है तो ये रहा मेरा प्राइस। तो इस तरह से बॉन्ड मार्केट में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। ऑलराइट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एप्लीकेशंस में ये जो मैकेनिज्म्स है, ये समझना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। बिकॉज जब आप अपनी एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जब आपको ये समझना है कि यार इस ट्रेड का मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा, आप उसका असेसमेंट कर रहे हो, आप या फिर अपनी जो टाइमिंग है उसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो तब ये सब जो फंडामेंटल्स है ये सब आपके बहुत काम आने वाले। ओके, उसी के बेसिस पे आपका फाइनल डिसीजन होगा। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट मार्केट mechanisms. Now let's talk about market efficiency and information flow. तो यहां मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि मार्केट एफिशिएंसी क्या चीज है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का बेसिस है। ओके, सो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का रियल टाइम एग्जांपल है अदानी ग्रुप का स्टॉक्स। ओके, अदानी ग्रुप स्टॉक्स फरवरी 2025 में आपने अगर देखा होगा कि सेबी इन्वेस्टिगेशन ने अपना कंक्लूजन दिया, एंड जैसे ही उनका कंक्लूजन आता है मार्केट रिएक्ट करता है और विद इन मिनट्स प्राइसेस एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी का एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन इमीडिएटली इनकॉर्पोरेट हो जाती है प्राइसेस में। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री। अब ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब होता है कि हर किसी के पास एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, एंड ये आज की मार्केट का एक चैलेंज है। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इनके पास कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो जल्दी आता है एज कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। आप अगर जो ब्लॉक डील्स की इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप स्टडी करते हो, इनफैक्ट 2024 में स्टडी हुई थी, तो उसमें यह देखने को मिलता है कि जो प्राइस है मार्केट में वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने से आधे घंटे पहले ही, मतलब करीब 30 मिनट पहले ही मूव होने लग जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए यहां पे एक कंप्लायंस रिस्क बन जाता है, राइट। पर अगर आपके पास लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन है तो फिर उसका एडवांटेज लेने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होती है, राइट। थर्ड बात करते हैं मार्केट सिग्नल्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आप मार्केट में इंडिया का विक स्टडी करो, सो दैट इज करेंटली अराउंड 16.4 के आसपास है। ये एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है मार्केट की। अगर ये 16 से नीचे है तो मतलब मार्केट ओवरऑल काम है। ओके, मतलब मार्केट अभी ठीक ठाक है। FIIs अगर इनफ्लो करते हैं मार्केट में, इनका जो फ्लो की स्टडी है, क्यों हम लोग DIIs और FIIs की कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ उसको स्टडी करते हैं, बिकॉज FI का फ्लो एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है मार्केट में। मार्केट का डायरेक्शन आपको समझ में आता है। अगर मान लीजिए FIIs ने लगातार 3 महीने तक कंसेक्यूटिवली हर महीने उनका इनफ्लो आ रहा है, तो इससे टिपिकली यह आइडिया लग सकता है कि शायद मार्केट में रैली आने वाली है, राइट। तो इसीलिए दिस इज ट्रीटेड एज अ मार्केट सिग्नल, ओके, एंड ट्रीटेड एज अ मार्केट इंडिकेटर। ऑलराइट,
देन लेट्स टॉक अबाउट मार्केट मैनिपुलेशन केसेस। अब मार्केट मैनिपुलेशन केसेस से हम कुछ सीख सकते हैं, राइट? अभी रिसेंट कुछ पेनी स्टॉक मैनिपुलेशन रिंग में करीब 450 करोड़ का हमको आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन देखने को मिला था। तो सेबी ने इसके रेस्पॉन्स में क्या किया, उसने एक एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया। अब इस सिस्टम ने अपने पहले ही क्वार्टर में, अपने इंप्लीमेंटेशन के पहले ही क्वार्टर में इसने करीब 150, राइट, करीब 140 के आसपास इसने ऐसे कुछ ट्रेडिंग के जो सस्पिशियस पैटर्न्स होते हैं उनको इसने आइडेंटिफाई किया, इसको उसने फ्लैग किया। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको समझ में आएगा कि ऐसी कोई भी चीज अगर हो रही है मार्केट्स में तो अब वो सब चीजें चलेंगी नहीं, राइट? अब वो सब नजर में आएंगी। एंड अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपका जो ड्यू डिलिजेंस है, आपका जो कंप्लायंसेस को मॉनिटर करने का जो तरीका है, मार्केट की जो टाइमिंग का जो तरीका है, ये सब एरियाज में आपको ये सब चीजें अब ध्यान देकर के चलना पड़ेगा। ओके, तो मतलब दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वाज ऑल अबाउट कि मार्केट में क्या चीजें हो रही हैं एंड उसको कैसे ध्यान में रख के आपको अपना काम करना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट इंटरकनेक्शंस। मार्केट इंटरकनेक्शन सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटरकनेक्शन मतलब एक मार्केट की एक चीज दूसरे चीज से लिंक्ड है। ओके, ये एक रियल टाइम आर्बिट्राज को कैप्चर करने का तरीका है। आप कोई हेजिंग स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हो, उसका ये एकदम फाउंडेशन है। आप कोई डील फॉर्म करना चाह रहे हो, राइट, उसका भी ये बिल्कुल फाउंडेशन है कि कैसे एक मार्केट का एक हिस्सा मार्केट के दूसरे हिस्से से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले मैं बात करता हूं इक्विटी और डेट लिंक्स की। ओके, इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो मैंने टाटा का एग्जांपल शुरू में आपको बताया था, अब मैं उस चीज की आपको डिटेल्स बताता हूं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है टाटा स्टील, बिकॉज टाटा स्टील अप्रैल 2025 में एकदम स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करता है। ओके, एंड अनाउंस करने के बाद इक्विटी शेयर्स का प्राइस करीब करीब 8% बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आए, राइट, तो मार्केट ने रिएक्ट किया एंड मार्केट पॉजिटिवली ऊपर चला गया। एंड दूसरी तरफ हमको डेट मार्केट में क्या देखने को मिलता है कि बॉन्ड यील्ड्स में करीब 15 बेसिस पॉइंट का फॉल आता है। क्यों आया भाई? बिकॉज अब मार्केट में क्रेडिट क्वालिटी अच्छी हो गई है, ऐसा परसेप्शन बिल्ड हुआ। एंड ऐसा बिल्ड होने से दोनों ही मार्केट में, इक्विटी मार्केट में भी और डेट मार्केट में भी इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिला। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए ये एक क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब आप इक्विटी एडवाइजरी दे सकते हो कंपनी को एंड उसके साथ साथ आप डेट रीफाइनेंसिंग भी सजेस्ट कर सकते हो, राइट? तो दोनों मार्केट्स इंटरलिंक हो गए। फिर आते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिंकिंग के बीच में। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्ट्रांग है। अगर मैं यूएस फेड रेट डिसीजंस के बारे में बात करूं तो यूएस फेड रेट का 92% कोरिलेशन है हमारे इंडिया के जीसेक यील्ड्स के साथ। ओके, 92% कोरिलेशन, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब यूएस में फेड को डिसीजन ले रहा है तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया के यील्ड्स पर, बॉन्ड मार्केट्स पर पड़ता है, राइट? एंड इनफैक्ट ये तो सिर्फ मैंने यूएस फेड की बात की। अगर मैं एमएससीआई इंडेक्स की बात करूं तो एमएससीआई इंडेक्स का जब रीबैलेंस होता है, इनफैक्ट अभी मई में हुआ था, तो उससे मार्केट में 12,000 करोड़ का पैसा घूमा है, राइट, फ्लो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रीबैलेंसिंग। एंड ये पैसिव फंड फ्लो का डायरेक्ट इंपैक्ट है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार वहां पे कुछ रीबैलेंसिंग होती है और पैसिव फंड्स तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना पैसा मूव हो जाता है, राइट? तो ग्लोबल जो मैक्रो इवेंट्स है, इनका जो डोमेस्टिक इंप्लीकेशंस है, ये समझना एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ओके, अब आते हैं क्रॉस एसेट लिंकेज, यानी कि दो एसेट आपस में किस तरह से लिंक होते हैं। ओके, तो क्रॉस एसेट का जो कोरिलेशन है ये आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है। अब जैसे कि आईएनआर और निफ्टी का कोरिलेशन देख लीजिए।
आईएनआर और निफ्टी का कोरिलेशन है -0.76, 24-25 की मैं बात कर रहा हूं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब पैसा वीक होता है तो मार्केट बढ़ता है। ये इन दोनों के बीच का कोरिलेशन है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा कंपिटिटिव हो जाते हैं, राइट? इसीलिए पैसा गिरना, मार्केट बढ़ना इज वेरी मच लिंक टुगेदर। इसी तरह से मैं सिर्फ आईएनआर और निफ्टी नहीं, मैं आपको गोल्ड और इक्विटी का भी एग्जांपल दे सकता हूं, राइट? गोल्ड और इक्विटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये शायद आपको पता होगा ऑलरेडी। तो जब भी वोलैटिलिटी होती है मार्केट में, तब लोग इस तरह के सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं, राइट? तो इन सेफ हेवन की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाती है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी टेंड टू सी इन द मार्केट। सो दैट वाज अबाउट क्रॉस एसेट लिंकेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टेजियन इफेक्ट्स। कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या होता है? मतलब वो इफेक्ट्स जो एक तो मार्केट में बहुत रैपिडली हो रहे हैं एंड बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहे हैं, वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में मान लीजिए, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बिल्ड हो रही हैं, राइट? ईरान और आसपास की कंट्रीज में बहुत सारा टेंशन चल रहा है एंड जिस वजह से प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गई। अब ऑयल प्राइसेस बढ़ने से मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? मार्केट ऑफ कोर्स आपको नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, वो मार्केट गिरेगा। हालांकि ये मार्केट जल्दी ही रिकवर कर गया एंड ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, बिकॉज फिर अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है अभी मार्केट को कि हम पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास और भी सोर्सेस हैं, ओके? तेल खरीदने के और भी सोर्सेस हैं। पर ठीक है, ये तो मिडिल ईस्ट का एग्जांपल हुआ। तो मैं आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यार देखो, मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन बिल्ड होती है तो उससे अगर हमको दिखता है कि बाजार में तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता है, राइट? तो लिंकेज बन गया कमोडिटी के प्राइस के ऊपर और हमारी निफ्टी और या ओवरऑल मार्केट के ऊपर। अब इस तरह से मैं आपको बैंकिंग सेक्टर का भी एग्जांपल दे सकता हूं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, इंडसइंड बैंक के ऊपर भारी ट्रबल चल रही थी, राइट? या कोई भी बैंक हो, जरूरी नहीं है सिर्फ इंडसइंड बैंक हो, कोई भी बैंक हो, अगर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है तो निफ्टी धड़ाम से गिर जाता है, राइट? एक बैंक का स्टॉक गिरा और यहां पूरा का पूरा बैंक निफ्टी लुढ़क जाता है। तो ये आपको समझ में आता है कि यार एक बैंक का इशू पूरे सेक्टर को डुबा सकता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एप्लीकेशंस में आपको जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, जब आप किसी क्लाइंट को पोर्टफोलियो की हेजिंग के लिए गाइड कर रहे हो, तो आपको ये सब पॉइंट्स को कवर करना जरूरी है, राइट? आप जब क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हो तो आप ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एडवाइस करोगे कि किस फैक्टर, किस एरिया का, किस सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से क्या लिंकेज है एंड उसको ध्यान में रख करके आपको फाइनली अपना डिसीजन लेना होता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब आपको इजी लग रही है क्या, राइट? डोंट यू थिंक कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई यू गेट पेड सो मच, राइट? सो दैट वाज अबाउट मार्केट कनेक्शंस। आई होप आपको कुछ नई चीजें यहां से समझ में आ रही। अब मैं आपको आरबीआई रेट कट के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बताता हूं कि इस रेट कट का मार्केट किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है, ओके? सो आरबीआई रेट कट फरवरी से आपको देखने को मिला होगा। फरवरी 2025 का एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी अभी हम देख रहे हैं। पॉलिसी जब चेंजेस होती है, इसका मार्केट में किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये अभी हमको समझना है, ओके? सो बात करते हैं अबाउट द इंपैक्ट ऑन निफ्टी। अब इमीडिएट मार्केट रिएक्शन की अगर बात करें तो निफ्टी करीब मैंने यहां पे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिखा है, बट दिस इज परसेंटेज, ओके? कि कौन से एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो जब आरबीआई रेट कट कर रहा है तो निफ्टी में करीब 1.2% के आसपास का आपको उछाल देखने को मिलता है कि निफ्टी 1.2% ऊपर चला गया, ओके? एंड वही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा रहा है? बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है करीब 2.2% के आसपास, राइट? तो एक्चुअली ये 2.4% है। 2.4% के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। अब आपको यह समझना है कि बैंकिंग सेक्टर को रेट कट से क्या फायदा होगा।
जब रेट कट हो रहे हैं तो यहां पर मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार बैंकिंग इंडस्ट्री का जो मार्जिन है वो एक्सपांड होगा। ओके, तो इसके एक टर्म है मार्जिन एक्सपांशन। ओके, मार्जिन एक्सपांशन होगा एंड इस एक्सपेक्टेशन में मार्केट बढ़ गया। ओके, फिर बात करता हूं बॉन्ड मार्केट्स की। बॉन्ड मार्केट्स में 10 ईयर का जो G-Sec यील्ड है वो करीब इट इज 18 बीपीएस। ओके, करीब 18 बेसिस पॉइंट गिर जाता है, डाउन हो जाता है। क्यों भाई, क्या हो रहा है इससे? जब ये डाउन हो रहा है इससे आपको मार्केट में इंपैक्ट ये देखने को मिलता है कि बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जा रही। जब यील्ड गिरता है, यील्ड और प्राइस के बीच में नेगेटिव लिंक होता है, राइट? अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं सीए सीएफए में तो आप ज्यादा लिंक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है। एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको ये सब चीजें धीरे धीरे समझनी है। ओके, तो क्या लिंकेज क्या है? देखिए, लिंकेज ये है, जब आपका G-Sec यील्ड गिर रहा है इसका मतलब आपका जो ड्यूरेशन रिस्क है वो गिर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब आपके जो बॉन्ड प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, रिस्क कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द इंपैक्ट ऑन द बॉन्ड मार्केट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आरबीआई के रेट कट का कौन सी चीज पर क्या इंपैक्ट हुआ। ओके, सो ऑन द बॉन्ड्स मार्केट। फिर अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक इंपैक्ट की बात करूं, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक इंपैक्ट देखें तो बैंकिंग सेक्टर, इसमें लेंडिंग स्प्रेड जो है वो करीब 12 बेसिस पॉइंट गिर जाता है। कितना गिर गया? 12 बेसिस पॉइंट। 12 बेसिस पॉइंट कंप्रेस हो गया। अब इसका मतलब क्या है 12 बेसिस पॉइंट का? तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता दूं कि लेंडिंग स्प्रेड का मतलब हो गया कि आप कितने में लेंड कर रहे हो, आपका लेंडिंग रेट क्या होता है। आप मान लीजिए एक बैंक है और आप बाजार में करीब 10% पे आगे लोन दे रहे हो, यह हो गया आपका लेंडिंग रेट। एंड जो आपका डिपॉजिट रेट है जिस पे कस्टमर आपके पास आके जब डिपॉजिट करता है तो वो कितना रेट आपसे लेकर के जाता है। तो मान लेते हैं ये 6% है। ठीक है, तो 10 - 6 जो आता है, जो 4% हुआ, ये आपका बोला जाता है लेंडिंग स्प्रेड। ओके, एंड जब आरबीआई रेट कट कर रही है तो आपका लेंडिंग स्प्रेड क्या हो रहा है? गिर रहा है। रेपो रेट गिरा तो लेंडिंग स्प्रेड गिर गया। एक्चुअली ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, बिकॉज ये हमारी कमाई है, एक बैंक की कमाई है ये, पर ये गिर गई, हमारी कमाई गिर गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक बैंक की कमाई क्यों गिर गई? तो आप ऐसे समझिए, जब रेपो रेट गिरता है तो लेंडिंग रेट जल्दी से नीचे आ जाता है, बिकॉज बैंक और लोन्स देना चाहता है मार्केट में, तो यह चीज जल्दी जल्दी कम कर दी जाती है। ओके, लोन के रेट्स जल्दी से गिरा दिए जाते हैं ताकि हम और सेल्स कर पाए। ओके, पर वहीं अगर मैं डिपॉजिट रेट की बात करूं तो देखिए, लेंडिंग रेट में तो आप 10 से मान लीजिए सीधा 9 पे आ गए, पर अगर मैं डिपॉजिट रेट की बात करूं तो ये थोड़े से स्टिकी होते हैं। इनका नेचर है थोड़ा सा स्टिकी होना, ये एकदम से नीचे नहीं गिर सकते। तो एकदम से नहीं गिरेंगे, मतलब धीरे धीरे गिरेंगे। तो 6% से सीधा मान लीजिए आप 5 पे नहीं आओगे, आप पहले 5.5 पे आओ। ठीक है, तो एक तो धीरे धीरे गिरते हैं, दूसरा डिपॉजिट रेट में यार आपके कुछ फ्लोर्स होंगे, आपके एक मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा कस्टमर को, नहीं तो डिपॉजिट करेगा ही नहीं कोई भी। एक तो वैसे ही डिपॉजिट की मारामारी चल रही है, राइट? लोग आजकल लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अगेंस्ट कीपिंग इट इन द बैंक अकाउंट। तो बैंक के पास तो वैसे ही पैसा नहीं आ रहा, तो अगर वो डिपॉजिट रेट गिराने में जल्दबाजी दिखाएगा तो वो कस्टमर्स को लूज कर सकता है। इसीलिए इसमें बैंक्स पीछे हो जाएंगे, इसमें बैंक आगे हो जाएंगे। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? रेपो रेट कट होने से लेंडिंग स्प्रेड कम हो गया, लेंडिंग स्प्रेड गिर गया, इससे कमाई गिर गई। तो अब क्या होगा? अब मार्केट में होगा कंपटीशन कि हमको क्वालिटी बोरोवर्स चाहिए एंड उसके पीछे अब हर बैंकर भागेगा, राइट? तो हम जैसे जो क्लाइंट्स होंगे जिनके सिबिल स्कोर 800 है, उनके पीछे बैंक्स आएंगे कि यार आप हमसे लोन ले लो, आप बहुत बढ़िया कस्टमर हो, राइट? तो इस तरह से बैंक्स में कंपटीशन बढ़ेगा, राइट? तो इसीलिए लेंडिंग स्प्रेड अब गिर गया।
ओके हालांकि इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं, बिकॉज अब जब आरबीआई रेट गिर रहा है तो आपको, मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, पर आप समझ सकते हैं कि अब लोग घर ज्यादा खरीदेंगे, राइट। रियल एस्टेट सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड इसी तरह से मैं ऑटो सेक्टर की भी बोल सकता हूं कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग अब इजी हो गया, तो हो सकता है प्रोबेबली लोन सस्ते होने के कारण गाड़ियां थोड़ी सी ज्यादा बिकने लगे, राइट। अगर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करूं तो इसमें करीब 42,000 करोड़ इश्युएंसेस, राइट, हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये जो रीफाइनेंसिंग वेव है इसका आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज अब रेट कट होते हैं तो अब क्या होता है, आपके जो महंगे लोन्स है आप उसको रीफाइनेंस करते हो सस्ते लोन से, राइट। सो दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक लाइज, ठीक है। तो हम हर चीज को पहले स्टडी कर रहे हैं, फिर हम ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर का इसमें क्या रोल है। तो जब आरबीआई ने रेट कट किया, मतलब मार्केट में लोन सस्ते हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लाइंट्स को सस्ता लोन से उनके महंगे लोन्स को रीफाइनेंस करवाएंगे। ओके, दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज। तो अब कंपनीज लोअर रेट्स पर आगे फाइनेंस करेंगे, राइट। तो अब इश्युएंसेस बढ़ेंगे मार्केट में, अब लोग और ज्यादा बॉन्ड मार्केट में उतरेंगे पैसा रेज करने के लिए, बिकॉज उनको अपना जो लोअर इंटरेस्ट रेट है इसको लॉक करना है लंबे समय के लिए। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि यहां से, मतलब डीसीएम से इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए अब जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ने वाली है, राइट। तो अब डीसीएम वाले एरिया से इनकी जो इनकम है, वो जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो दैट वाज अबाउट द डिस्कशन ऑन आरबीआई रेपो रेट कट कि इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं स्विगी के आईपीओ की। स्विगी आईपीओ मार्च 2025 का वन ऑफ द स्टार आईपीओ था। एंड अब हम एनालाइज करेंगे इस आईपीओ के मार्केट डायनेमिक्स को, ठीक है। तो इस आईपीओ में क्या चीजें हुई, कैसे हुई, इसको एक बार क्विकली स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको मार्केट का थोड़ा सा फील आए, ठीक है, मार्केट में किस तरह से चीजें काम करती है। सो पहले ऑफर साइज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ऑफर को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया था। तो 10,400 करोड़ का ये इशू का साइज था। एंड करीब व्हाट वाज द प्राइस बैंड, 350 टू 370 वाज द प्राइस बैंड जो सेट किया गया था। अब मार्केट कंडीशंस को अगर एसेस करते हैं तो जो निफ्टी का प्राइस पॉइंट था, जो पी था उस टाइम पर प्री आईपीओ करीब 22 के आसपास चल रहा था। ओके, 22.4 के आसपास तब मार्केट चल रहा था। तो ये एक मॉडरेटली वैल्यूड मार्केट है जो आपका पी रेशियो इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप पी रेशियो देखकर भी मार्केट में आईपीओ लेकर आते हो क्या। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तब शायद आप मार्केट में ना जाओ, या बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है तब भी शायद आप मार्केट में ना जाओ। तो ये ना ही बहुत ओवर हीटेड मार्केट है और ना ही बहुत ज्यादा चीप मार्केट है। ओके, फिर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पैटर्न की। तो ये भी बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। ओवरऑल 7.5x का सब्सक्रिप्शन अपने को देखने को मिला था। पर अगर मैं कैटेगरी वाइज सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो क्यूआईबी कैटेगरी में 12.8x का सब्सक्रिप्शन, एचएनआई में 3.2x और रिटेल में 1.8x। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई था, पर जो रिटेल का जो एंथुसियाज्म था वो कहीं ना कहीं लिमिटेड था, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए ये एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनाने को गाइड करता है कि यार अपने को किसको ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, राइट। फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या सक्सेसफुल रही इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की। वेल, ये देखकर तो यही लग रहा है कि हां, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही। करीब 23% का लिस्टिंग प्रीमियम रहा। और लिस्टिंग के बाद भी क्या स्टॉक गिर गया था? नहीं, लिस्टिंग होने के बाद भी अगर मैं 3 महीने में बात करूं तो वो स्टॉक करीब करीब 15% और बढ़ा ही था, राइट। तो प्राइसिंग में एनफ अपसाइड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने छोड़ रखा था कि ये स्टॉक के पास बढ़ने का और स्कोप है, राइट। पर ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा करने के लिए स्टॉक को बहुत ही अंडर प्राइस करके लॉन्च किया जिससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स नाराज हो जाए, ऐसा भी इन्होंने नहीं किया। तो बहुत ही सही तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने प्राइसिंग को डिटरमाइन किया।
ओके। एंड इनका जो एलोकेशन का डिसीजन है वो भी आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड आई थी तो उसको इन्होंने यहां पर लेवरेज किया, ठीक है, कि हम ज्यादा एलोकेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को करें बिकॉज वहां से ज्यादा हमें जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिला। एंड जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो एक एडिक्वेट नंबर इन्होंने इंश्योर किया। ओके। एंड इनफैक्ट अगर मैं एंकर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो वो भी इन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली किया, जिससे क्या होता है मार्केट में क्वालिटी का सिग्नल जाता है। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं अगर आपको पता हो? एंकर इन्वेस्टर्स वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि आईपीओ खुलने से पहले इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको देखकर मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि यार इस इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको एलआईसी का, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने आईपीओ खुलने से पहले ही 500 करोड़ डाल दिए एलआईसी के आईपीओ में। तो ये हमको सिग्नल दिया कि यार एसबीआई ने इस पर भरोसा किया है तो हम भी कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट वेयर एक एंकर इन्वेस्टर का रोल वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी इसको अच्छे से यूज किया। ओके। तो इसमें वैसे तो कुछ नंबर्स ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पर इसमें हमारे लिए लेसन्स क्या है? इसमें बहुत सारे लेसन्स छिपे हुए हमारे लिए। सबसे पहला मार्केट टाइमिंग का, कि इन्होंने एक स्टेबल विंडो चूज की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट, जब निफ्टी का पी एकदम मतलब ठीक ठीक चल रहा था। ओके। फिर अगर मैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो इन्होंने प्राइस को बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रखा, इस तरह से रखा कि अपसाइड पोटेंशियल एक रहे इन्वेस्टर्स के पास, ये स्टॉक को ग्रो होने का रूम मिले, स्पेस मिले, और बहुत ज्यादा अंडर प्राइस भी नहीं किया कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो नाराज हो जाए, राइट। एलोकेशन में इन्होंने ऑप्टिमाइज किया बढ़िया तरीके से, राइट, जो इनकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ थी उसको उन्होंने लेवरेज किया अपने आईपीओ में, राइट। एंड फिर पोस्ट आईपीओ भी इन्होंने जो मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज है, जो लिक्विडिटी मेंटेन की मार्केट में, राइट, मार्केट में कवरेज, रिसर्च कवरेज दी, राइट, तो उससे ये स्टॉक जो है आने वाले 3 महीनों में भी, यानी आईपीओ के 3 महीने बाद भी अच्छा खासा मार्केट में ग्रो करता रहा, राइट। तो दीज आर द इंडिकेशंस और pointers of a successful IPO. Okay, so that is a lesson from this case study. अब बात करते हैं कुछ recent developments की जो इस इंडस्ट्री और मार्केट में हो रही हैं। Okay, recent developments that are happening in Indian financial markets. अगर मैं टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी इनोवेशंस की बात करूं तो इंडियन मार्केट्स को ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में ले जा रहे हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो T+1 सेटलमेंट का इंप्लीमेंटेशन है ये ग्लोबली वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी, यूएस और यूरोप में आज भी T+2 का सेटलमेंट चलता है, ठीक है। फिर अगर मैं अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की बात करूं तो इसकी वजह से अब जो केवाईसी के प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। अब कस्टमर ऑनबोर्ड करने में हमको हफ्तों नहीं लगते, कुछ दिन में, राइट। तो वीक से अब हम डेज में उसको रिड्यूस कर पाए बिकॉज ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ओके। तो अगर आपको पता हो कि आप एक ही ऐप से मल्टीपल बैंक्स सब कुछ लिंक कर सकते हो, राइट, केवाईसी वगैरह फेच कर सकते हो, तो दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन फॉर बॉन्ड सेटलमेंट, तो ब्लॉकचेन का एक पायलट किया गया कॉर्पोरेट बॉन्ड सेटलमेंट के लिए, जिससे अब मैं रियल टाइम सेटलमेंट तो नहीं कहूंगा पर नियर रियल टाइम सेटलमेंट के हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, राइट। सो बॉन्ड मार्केट में हमको ये इनोवेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर आते हैं रेगुलेटरी चेंजेस की तरफ। अब यहां पे क्या हो रहा है? पहला है ब्लॉक डील फ्रेमवर्क रिवीजन। तो मैंने शायद अभी मेंशन किया था बीच में कि ब्लॉक डील फ्रेमवर्क में एक रिवीजन किया गया है इसी साल अप्रैल में। तो इससे क्या हो रहा है, मार्केट में जो ट्रांसपेरेंसी है ब्लॉक डील्स में वो और एनहेंस होगी। हां, पर यह भी इंश्योर किया गया है कि मार्केट इंपैक्ट का जो प्रोटेक्शन है कि ब्लॉक डील से मार्केट एकदम से धराशायी ना हो जाए, वो प्रोटेक्शन स्टिल मेंटेन किया गया है इस नए रिवीजन में। ओके। फिर वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी रीस्केड्यूलिंग। अब
वीकली ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है वो रीस्केड्यूल की जा रही है, राइट। एनएसई ट्यूसडे की तरफ जा रहा है, बीएसई थर्सडे की तरफ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मार्केट फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होगा और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो मार्केट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आप ऐसे समझिए, अब सेम एसेट क्लास में, एसेट क्लास क्या है यहां पर, वीकली ऑप्शंस है ना, तो अल्टीमेटली ये इंडेक्स ऑप्शंस है। अल्टीमेटली आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। अब इंडेक्स ऑप्शंस के लिए आपके पास एक तो अलग अलग दिन हो गए और अलग अलग एक्सचेंजेस हो गए, राइट, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो सेम एसेट क्लास के लिए। तो आपको नहीं लगता अब जो क्लाइंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो एनएसई और बीएसई के बीच में बट जाएंगे, राइट। कोई ट्यूसडे वाली एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, कोई थर्सडे वाली एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, कोई एनएसई पे जा रहा है, कोई बीएसई पे जा रहा है। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है अब वो इन दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाएगी, राइट। ये मेरा मतलब है मार्केट फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, कि अब ये एक्सपायरी की स्केड्यूल चेंज होने से मार्केट दोनों के बीच में बट जाएगा। तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि यार मार्केट फ्रेगमेंट तो हो गया, बट तो गया, पर इसमें एक फायदा भी मुझे दिख रहा है। फायदा ये दिख रहा है कि अब यहां पर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट, कि एक एक्सचेंज पर महंगा मिल रहा है, एक पे सस्ता मिल रहा है। अगर वो गैप इतना होता है, राइट, वैसे ये गैप्स बहुत ही टेम्पोररीली रहते हैं मार्केट में, पर वो गैप जब दिखे तो एक प्लेयर इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय दीज चेंजेस, ठीक है, आई गेस आपको समझ में आया। फिर एफपीआई डेट लिमिट्स इंक्रीज्ड टू 7%। अब एफपीआई डेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7% तक इंक्रीज होने से क्या होगा, एडिशनल फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होगा इंडिया में, राइट। फिर बात कर लेते हैं न्यू मार्केट सेगमेंट्स की। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जब शुरू हुआ था तब मैंने इस पर एक पोस्ट भी लिखा था, एंड अब उसको जब मैं काफी टाइम बाद देख रहा हूं कि इस पे क्या डेटा आ रहा है, राइट, तो ये देखकर मैं बहुत आई फील गुड अबाउट इट कि इस मार्केट में भी काम हो रहा है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 12 लिस्टिंग्स हमको देखने को मिली है। इससे क्या है, सोशल इंपैक्ट और फाइनेंशियल रिटर्न, आप दोनों ही चीज को कंबाइन कर रहे हो, और ये कंबाइन करने का बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, राइट। फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स की बात करूं, ईजीआर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में करीब कितना, 3,200 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। तो ये फिजिकल गोल्ड का एक डिजिटल ऑल्टरनेटिव है, एंड आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हो, रेगुलेटर की ओवरसाइट के अंदर में ये चीजें की जा रही है, राइट। सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। फिर तीसरी चीज है, मार्केट में जो नई चीजें हो रही है मैं आपको वो बता रहा हूं, दैट इज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में करीब 24,000 करोड़ इश्यू किए गए। ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का एक यील्ड कर एस्टेब्लिश कर रहा है, ओके। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं कि नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, आपके पास क्लाइंट एडवाइजरी की और नई अपॉर्चुनिटीज, आप उनको बताइए इन चीजों के बारे में, राइट। खुद को प्रिपेयर कीजिए इन चीजों के बारे में पहले, और फिर मार्केट में जब आप उतर रहे हो तो आप ये चीजें जाकर के बताओ, राइट। एंड अभी आप स्टूडेंट स्टेज में हो तो फिर आप इंटरव्यूज में इन चीजों के बारे में बात करके तो देखो कैसे सामने वाला आपसे इंप्रेस होता है, ओके। तो बट ऑफ कोर्स और नॉलेज, एकदम सॉलिड नॉलेज लेकर के जाना, राइट। सो आई होप आई कैप्चर्ड ऑल द पॉइंट्स। तो आपको बेसिकली समझ में ही आ रहा होगा कि अभी मार्केट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सब एरियाज में आपको इनोवेशन देखने को मिल रहा है, एंड अगर इस इनोवेशन को आप अडॉप्ट करते हो तो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको एक कंपिटिटिव एडवांटेज जरूर मिलता है, राइट। सो इट इज अ वेरी गुड टाइम टू बी इन द मार्केट, राइट। लेट्स मूव ऑन to global impact on Indian markets. How is the global events affecting the Indian markets? Global events का Indian markets पे एक तो देखिए इमीडिएट इंपैक्ट होता है, और एकदम लंबे समय तक रहने वाला इंपैक्ट होता है, सस्टेन्ड इंपैक्ट होता है, जो कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की स्ट्रैटेजीज को बहुत हद तक इंफ्लुएंस करता है। तो अब हम बात करते हैं, पहले यूएस फेड पॉलिसी की बात कर लेता हूं। यूएस फेड पॉलिसी
के चेंजेस का आपको डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। अगर मैं बात करूं कितना चेंज हुआ है, 25 बीपीएस का हाइक करीब मार्च में किया था इन्होंने, राइट। तो मार्च में 25 बेसिस पॉइंट का हाइक करते हैं और मार्केट में क्या होता है, मार्केट से 12,000 करोड़ का एफआईआई आउटफ्लो ट्रिगर हो जाता है। मतलब अब यूएस मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो एफआईआईज इंडिया में क्यों इतने रिस्की एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, वो चले गए अपने यूएस, वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये इंपैक्ट होता है मार्केट में, समझ पा रहे हैं। पर अगर मैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की अगर बात करूं, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रिड्यूस होने से कैपिटल फ्लोज रिवर्स हो गई थी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फ्लो रिवर्सल। सेकेंड पॉइंट इज आईएनआर। तो आईएनआर का 1.2% डिप्रिसिएशन एक वीक में हुआ। इससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स इंपैक्ट हो जाएंगे, राइट। अगर आपके डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए तो पोर्टफोलियो लाल हो गया होगा, राइट। सो दैट्स द इंपैक्ट ऑफ यूएस फेड पॉलिसी। फिर अगर मैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करूं, तो अभी जो मैंने आपसे बात की कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, राइट, उससे मार्केट्स गिर जाते हैं। तो आपको एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो अब आपकी जो करंट अकाउंट है उस पर एक डेफिसिट प्रेशर बनाएगा। आप एनर्जी इंपोर्ट ही तो करते हो, इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करता है, और ये आपका जो खर्चा है, आपके इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ने की वजह से आपका यानी कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगा, तो आप पे और डेफिसिट प्रेशर आएगा, राइट। और क्या इफेक्ट होते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के, तो मिडिल ईस्ट वाली हमने बात की। फिर सप्लाई चेन्स में अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है, अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जैसे कि आईटी हार्डवेयर का मान लीजिए कॉस्ट बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी कंपनीज की जो मार्जिन है वो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे, राइट। तो मतलब बाहर मार्केट में कुछ हो रहा है तो उसका इंपैक्ट हमको मार्केट में कैसे हो रहा है वो समझने की हमको जरूरत है। ओके, अब बात करते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। मई 2025 में ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी काफी बदली है। कैसे? इसका मेन रीजन था जापानीज येन कैरी ट्रेड का अनवाइंड होना। थोड़ा सा टेक्निकल है, जापानीज येन कैरी ट्रेड अनवाइंड क्या चीज होती है सर? यानी कि इन्वेस्टर्स ने येन में लोन लेकर के जो पैसा इन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स में लगाया था उसे अब इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। इस वजह से अब क्या हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा बाहर जाना शुरू हो गया। तो जब मार्केट में रिस्क ऑफ वाला सेंटीमेंट आता है, मतलब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, तब इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स जैसे कि यूएस बॉन्ड्स या डॉलर की तरफ भागते हैं। तो इससे क्या होता है, डेवलप मार्केट्स स्ट्रांग हो जाते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स वीक हो जाती है। तो इस दौरान वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा स्पाइक हुई, यानी कि मार्केट ज्यादा हिलने लगी। तो जो शॉर्ट टर्म एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा मौका था, राइट। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, रोज ऊपर भाग रहा है, रोज नीचे भाग रहा है, राइट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद पीरियड है। पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज ऐसे टाइम में प्लानिंग करना और स्टेबिलिटी लाना अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंपैक्ट of Japanese yen carry trade and also impact on the emerging market flows. तो emerging market गिरे, developed markets बढ़े during this time. Then let's talk about investment banking response. कि अब investment banking response क्या होना चाहिए? आपकी जो hedging strategies है, आपको वो develop करना, आपकी जो डील टाइमिंग है अब आपको उसको एडजस्ट करना, राइट। आपका जो वैल्यूएशंस आप कर रहे हो उस पर आपका क्या इंपैक्ट होगा, तो ये सब प्रोवाइड करने की अब आप सर्विसेज दे सकते हो, राइट। तो करेंसी हेजिंग हो गई, अगर आप
क्रॉस बॉर्डर डील कर रहे हो तो वहां पर करेंसी हेजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है, कोई इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, उसके लिए कमोडिटी हेजिंग इंपॉर्टेंट हो गया। अरे भाई मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही है, मैं इतना रिस्क लेके थोड़ी चलूंगा, राइट। और मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, तो उसके लिए फिर आपको इक्विटी हेज करना पड़ेगा। तो ये सब जगहों पर जो रिस्क मैनेजमेंट वाली सर्विस होती है, राइट, मैंने आपको डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑलरेडी समझा दिया है। उसमें से एक सर्विस थी रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट की। एंड ये जब ऐसा मार्केट होता है, जब मार्केट में बहुत सारी चीजें हो रही है, तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट की सर्विसेज से भी इन्वेस्टमेंट बैंक को बिजनेस आना शुरू हो जाता है। ओके, तो मैंने उस दिन आपको ये कहा जरूर था कि रिस्क मैनेजमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा अभी देखने को नहीं मिलता है, पर ये सब चीजें बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज मार्केट में ये सब चीजें हो रही है, राइट। तो अब आपको इसका लिंकेज समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लोबल इंपैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट्स। आइए अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में। अभी तक हम जो चीजें समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही है, मार्केट किस तरह से एक चीज दूसरे चीज से इंटरकनेक्टेड है, इसका अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में क्या रोल है। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मार्केट इंटरकनेक्शन सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन का एक तरीका है, राइट। एंड आपको अगर क्लाइंट को और वैल्यू क्रिएट करके देनी है, तो उसमें ये सभी चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ओके, सो आइए बात करते हैं। यहां पे 3 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है क्रॉस मार्केट आर्बिट्राज। कभी कभी एडीआर्स जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और उनके डोमेस्टिक शेयर्स के बीच में एक बहुत बड़ा प्राइस का गैप आ जाता है। ओके, करीब 4 से 5% का भी ये गैप आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली तब जब मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस या पैनिक होता है। तो ऐसे केसेस में जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, वो इस गैप को आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, सेकंड, कैश फ्यूचर्स। कैश फ्यूचर्स बेसिस ट्रेडिंग, यानी कि कैश फ्यूचर्स का जो प्राइस डिफरेंस है, इसको एनालाइज करके जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स है, वो एक बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कमा सकते हैं। आईबीज के जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क होती है और जो क्लाइंट फैसिलिटेशन वाली टीम्स होती हैं, ये दोनों ही इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मल्टी एसेट स्ट्रेटेजीज की, तो इक्विटी वर्सेस बॉन्ड का आपको एक रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस कंपनीज को जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस डेटा से एडवाइजरी देते हैं कि कितना डेट और कितना इक्विटी इनके लिए आइडियल होगा। ओके, देन करेंसी इक्विटी हेजिंग। तो अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है, जब क्रॉस बॉर्डर एमएनए डील्स होती हैं, तब करेंसी इक्विटी हेजिंग इस ट्रांजैक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, राइट, बिकॉज फिर आपको वो रिस्क मैनेज करना होता है। देन फिर मार्केट टाइमिंग की बात कर लेते हैं। जब कंपनीज डिस्ट्रेस में होती है, तब डेट इक्विटी स्वैप स्ट्रैटेजीज यूज करके रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। ओके, सो जिसमें लेंडर्स को इक्विटी मिलती है इन प्लेस ऑफ लोन। ऑलराइट, एंड देन देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड साइंटिफिक मार्केट टाइमिंग। ओके, मार्केट टाइमिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये कोई गैस वर्क नहीं है। तो जब इक्विटी इश्यूएंस होता है, तो इसका जो बेस्ट टाइम होता है पोस्ट अर्निंग्स या फिर जब वोलेटिलिटी लो हो, तो तब इक्विटी को इश्यू करना बेस्ट होता है। और अगर मैं डेट इश्यूएंसेस की बात करूं, तो इसको तब प्लान की जाती है जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनीज का जो इंटरेस्ट है वो काफी सेव हो जाता है, राइट। मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं टाटा मोटर्स का, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मल्टीपल चीजें एक साथ लिंक होती है और कैसे कंपनीज इन चीजों को एग्जीक्यूट करती है विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो टाटा मोटर्स ने एक हाईली कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की मल्टी मार्केट और जो मल्टी प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन होती है, उसका एक बेंचमार्क एग्जांपल बन चुका है। तो मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं। तो इन्होंने एक डुअल फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया, ठीक है। इनको 3,500 करोड़ कैसे रेज किया इन्होंने? इक्विटी के जरिए।
थ्रू डोमेस्टिक इक्विटी इशुएंस, और साथ ही साथ में ये $500 मिलियन साइमल्टेनियसली रेज कर रहे हैं वाया इंटरनेशनल बॉन्ड इशू। ओके, वाया इंटरनेशनल बॉन्ड इशू। ये पैरेलल फंड रेजिंग ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी कैपिटल मार्केट एक्सेस दोनों डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल इफेक्टिवली यूज कर सकती है, एंड इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। ठीक है, एंड ये चीज इन्होंने की विथ करेंसी हेजिंग, क्योंकि डॉलर बॉन्ड इशू था, अब वहां पे करेंसी रिस्क भी था। अब टाटा मोटर्स ने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और साथ साथ में ऑप्शंस का मिक्स यूज करके अपने फॉरेन करेंसी के एक्सपोजर को हेज कर लिया। तो इससे फ्यूचर में अब रूपी डॉलर फ्लक्चुएशन का जो भी रिस्क है वो टाटा स्टील ने मैनेज कर लिया, सॉरी टाटा मोटर्स ने मैनेज कर लिया। ओके, फिर इसकी मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि इक्विटी और बॉन्ड इशू दोनों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना सिंपल नहीं होता है। ओके, अलग अलग मार्केट आवर्स होते हैं, राइट, इनकी टाइम जोन्स अलग है, और इनकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है उसको भी परफेक्टली अलाइन करना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज थी। ओके, तो इस कोऑर्डिनेशन ने ये दिखाया कि अब इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा एक तो डीप प्लानिंग लगती है, आपको हर तरह के मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक ग्लोबल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ओके, तो टाटा मोटर्स का ये जो एग्जांपल है, ये बस ये ट्रांजैक्शन एक आइडियल एग्जांपल है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे एक ही डील में आपको फंड रेजिंग की सर्विस दे सकता है, आपको फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क मैनेजमेंट की सर्विस भी दे सकता है, और ये आपका जो ग्लोबल जो लिंक है इसको भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो इन जस्ट वन सिंगल ट्रांजैक्शन। तो इससे क्या होता है, आप क्लाइंट के लिए अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हो। ओके, सो इस पर्टिकुलर डिस्कशन की समरी ये है कि मार्केट इंटरकनेक्शन को अगर आप स्मार्टली यूज करते हो तो इससे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एक एज मिलता है, राइट। चाहे आपको आर्बिट्राज करना हो, चाहे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना हो, या आपको अपना कैपिटल ऑप्टिमाइज करना है, तो ये नॉलेज अगर क्लाइंट को भी आप दे सकते हो, राइट, आप उसको बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो, देन आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। ओके, सो दैट वाज द टेक अवे आउट ऑफ दिस डिस्कशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्केट नेविगेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। मार्केट को समझना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, राइट, इसमें आपको जजमेंट भी लगाना होता है, इसमें आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच भी रखना होता है, सबका एक रोल होता है यहां पर। सो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में कि मार्केट को नेविगेट कैसे करना है। सबसे पहली चीज मार्केट इंटेलिजेंस। ओके, मार्केट इंटेलिजेंस आजकल सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट्स काफी नहीं है। जो बैंक्स या इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव डेटा यूज करते हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है यहां पर। तो ऑल्टरनेटिव डेटा क्या होता है? ओके, मैं यहां पे आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि मार्केट इंटेलिजेंस मतलब आप सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, आप कुछ और सोर्सेज से भी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो ऐसी कौन सी सोर्सेज होती है? मैं आपको कुछ अनकन्वेंशनल सोर्सेज का एग्जांपल देता हूं। आपको सुन के शायद आप पहली बार सुन रहे होगे, अगर आपने नहीं सुना है, आप इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो आपको पता है आजकल सैटेलाइट इमेजेस यूज होती हैं। मतलब बाहर मॉल में, ये मॉल की पार्किंग है, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये मॉल की पार्किंग है, और इसकी आप सैटेलाइट इमेजेस निकलवाते हो, आप सैटेलाइट से इसको ट्रैक कर रहे हो कि आपकी पार्किंग में रिटेल फुटफॉल कितना रहा। तो ये चीज आप यहां से ट्रैक करो। आप बोल सकते हो कि सर ये सैटेलाइट से क्यों करनी है, सीसीटीवी से कर लो, राइट। सो दैट कैन बी अ पॉइंट, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑन अ लार्जर स्केल सैटेलाइट इमेजेस या इमेजेस के जरिए आप इस तरह के बिजनेस पॉइंटर्स को ट्रैक करते हो कि यार बाजार में हो क्या रहा है या मेरे बिजनेस में हो क्या रहा है, उस चीज को ट्रैक किया जा रहा है। क्या ये चीज एक रेगुलर डेटा पॉइंट होता है कि यार पार्किंग में कितनी गाड़ियां आ रही हैं दिन की,
ये एक अनकन्वेंशनल डेटा सोर्स है, राइट? सो दैट इज अ पॉइंट हियर। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आज ये चीज एक्चुअली मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट की ये वाहवाही मैंने उनकी सुनी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये चीज हम नॉर्मल फाइनेंस इंडस्ट्री में भी अप्लाई करते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि बाजार में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, तो ये देखने के लिए आप उनका बिजली का बिल निकाल लो। समझ पा रहे हैं? आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा यार बाजार में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको बहुत स्मार्टली कैसे यूज किया, अब उनको टैप करना है कि यार कौन जीएसटी की चोरी करना है, तो कैसे करें? कौन सेल्स को ट्रैक करने जाएगा और अकाउंट्स ले लेके बैठेगा, ये सब का झमेला ही नहीं। उन्होंने सिंपली क्या किया, बिजली का बिल मंगवा लिया, राइट? इनफैक्ट मंगवाया क्या, वो तो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो वहां से इनको बिल मिल गया, भाई ये कंपनी कितना बिजली बिल दे रही है। वो देख रहे हैं कि हर महीने इसका बिजली बिल बढ़ रहा है, राइट? और जीएसटी में रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि जीएसटी में सेल्स वो कम दिखा रहा है, राइट? या तो आप सेल्स में दिखाओगे या आपके पास इन्वेंट्री में होनी चाहिए। तो आप अगर फैक्ट्री में पहुंच जाओगे, या तो मेरे को सेल दिखा दो या मेरे को इन्वेंट्री दिखा दो, दोनों ही नहीं है, राइट? आप तो माल बेच चुके हो, तो इजीली आप पकड़े जा रहे हो कि यार मैंने तो जीएसटी की चोरी कर ली। तो आप समझ पा रहे हैं ये कितना अलग लेवल पर जा रहा है, राइट? तो दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज मार्केट इंटेलिजेंस, दिस इज अनकन्वेंशनल डेटा सोर्सेस। कौन सोच रहा था ये सब, राइट? एंड आजकल जो आपको बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है, दैट इज सोशल मीडिया सेंटीमेंट। आजकल कोई एचआर हायरिंग भी करता है तो वो सोशल मीडिया पे जाके देखता है कि ये बंदा क्या करता है, राइट? सोशल मीडिया पे कि किस टाइप का इंसान है। तो ये सिर्फ एचआर नहीं कर रहे, ये इन्वेस्टर्स भी कर रहे हैं, राइट? सोशल मीडिया पे आपको सेंटीमेंट समझ में आता है कि कंज्यूमर का ट्रेंड कैसा है, वो प्रेडिक्ट करने में आपको मदद मिलती है, राइट? तो ये चीज तो अब हर कंपनी कर रही है, इस चीज के लिए तो वो लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, राइट? सो इनफैक्ट पीपल आर मेकिंग फन ऑफ दिस जेप्टो वगैरह, जो कंपनीज है इस क्विक कॉमर्स में, कि वो हर चीज ट्रैक कर रहे हैं कि ये क्या खरीदता है, कब खरीदता है, कैसे खरीदता है, ये सब डेटा को वो शायद सेल भी कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर दीज न्यूज आर ट्रू और नॉट, पर ये सब न्यूज है अभी मार्केट में। तो ये चाहिए कंपनीज को, राइट? वो कस्टमर को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि मार्केट में क्या चीजें हो रही है, राइट? तो एक तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया जो अब मार्केट में हो रही है। ओके, दिस इज हाउ यू नेविगेट द मार्केट। दूसरी चीज है एफआईआई की पोजीशनिंग पैटर्न्स। एफआईआई के पोजीशनिंग डेटा से हमको यह पता चलता है कि कौन किस स्टॉक में स्टेक ले रहा है। अब फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का आपको वहां से एक आइडिया मिल जाता है कि यार कौन से स्टॉक में एक्टिविटीज बढ़ रही है, राइट? तो अगर आप ऑप्शन मार्केट के सिग्नल्स जो होते हैं, राइट, जैसे कि आपने पुट कॉल रेशियो देख लिया, तो इससे आपको मार्केट टर्न होने से पहले ही एक इंडिकेशन मिल जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको मार्केट इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे डेटा पॉइंटर्स है मार्केट में जो आपके लिए वर्क करता है, जो आपको समझ में आता है, उसको देख करके अब मार्केट को हमको समझना पड़ेगा। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइमिंग कंसिडरेशंस। अब आप कोई डील करने जा रहे हो, उसकी टाइमिंग कब होनी चाहिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। कुछ ऐसे ब्लैकआउट्स पीरियड्स हो सकते हैं जब आपको डील नहीं करनी चाहिए। ब्लैकआउट पीरियड हो गया जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के आसपास। तो ऐसे पीरियड्स में कुछ ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं होते हैं, तो आप तब नहीं कर सकते। आपको पहले से पता होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर कुछ लिक्विडिटी विंडोज होती हैं, कुछ एसेट स्पेसिफिक लिक्विडिटी विंडोज होती है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्वार्टर एंड के टाइम पे लिक्विडिटी क्रंच कॉमन होता है। ओके, फिर अगर मैं रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात करूं, जैसे कि सेबी का आईपीओ अप्रूवल, तो आपको ये पहले से प्लान में इंक्लूड करने चलना होगा कि ऑन एन एवरेज सेबी कितना टाइम लेती है अप्रूवल देने में, राइट? तो ये सब आप शुरू से अपनी आईपीओ टाइमलाइन में प्लान करके चलोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो आपको पता है कि हाँ, सेबी ऑन एन एवरेज 68 डेज लेती है अप्रूवल देने में, तो वो आप फैक्टर इन करके चलोगे, उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग को डिसाइड करोगे, राइट? नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। वॉलेटाइल मार्केट्स में क्लाइंट्स को जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको एकदम
सही देनी चाहिए। ओके, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस को आपको एकदम रियलिस्टिक रखना एकदम जरूरी होता है। ये रिलेशनशिप मैनेज का एकदम कोर है, ठीक है। तभी आप सही मायने में अपना रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो क्लाइंट के साथ। एंड रेगुलेटर्स के साथ अगर मैं बात करूं तो रेगुलेटर्स के साथ आपको प्रोएक्टिव एंगेजमेंट रखना जरूरी है, नहीं तो आपके अप्रूवल जो है वो डिलेज हो सकते हैं। तो सही टर्म्स रखना हर किसी के साथ, स्पेशली रेगुलेटर्स के साथ एंगेज रहना, ये आपके लिए, आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का काम हो जाता है, राइट। इनफैक्ट यहां पे अगर मैं इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करूं तो इसमें भी कुछ इन्वेस्टर एजुकेशन न्यू प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेप्टेंस बनाने में आपको हेल्प मिलती है, राइट। सो एग्जांपल जैसे कि रीट्स हो गए, इन्वेट्स हो गए, स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड्स हो गए, तो ये सब के लिए आप एक जगह बनाते हो मार्केट में, राइट, इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स राइटली। तो मतलब आप क्लाइंट को भी अच्छे से समझ रहे हो, समझा रहे हो, और रेगुलेटर से भी अच्छा एंगेजमेंट रख रहे हो, तो आप नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली उतार पाओगे। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन हियर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो आज के कॉम्प्लेक्स जो मार्केट एनवायरनमेंट है, इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क फ्रेमवर्क रखना ही पड़ता है, राइट। आपको करेंसी हेज करनी होती है, आपको जो इंटरेस्ट रेट है या इक्विटी रिस्क है इसको आपको कवर करना होता है, राइट। इसके अलावा हम कॉन्टिजेंसी प्लानिंग की बात कर सकते हैं। अगर मार्केट डिस्टर्ब हो जाए तो बैकअप एग्जीक्यूशन आपके पास होना चाहिए, राइट। एक बैकअप स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए रेपुटेशनल रिस्क आ जाता है, राइट, आपको मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज में आपको कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, उसको मैनेज करना पड़ रहा है, तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपकी जो लॉन्ग टर्म की जो ब्रांड है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ओके, सो इफ आई समराइज दिस डिस्कशन हियर, मार्केट्स को नेविगेट करना सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखना नहीं होता है कि यार मार्केट ऊपर गया नीचे गया, मैंने बस प्राइस का चार्ट देख लिया, इंडेक्स का चार्ट देख लिया और काम खत्म। ये एक बहुत ही होलिस्टिक स्किल है जिसमें आपको डेटा को, देयर आर मेनी डेटा पॉइंटर्स दैट यू कैन कंसीडर। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, डेटा को समझना होगा आपको, मार्केट की टाइमिंग को समझना होगा आपको, स्टेक होल्डर के अलाइनमेंट में आना होगा, राइट। आप एक स्टेक होल्डर को अलाइन करके चल रहे हो और साथ ही साथ आप रिस्क को भी मैनेज करके चल रहे हो, तब आप मार्केट को अच्छे से नेविगेट कर पाओगे। और इन सब के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ऑलराइट, सो अब आते हैं हमारे फाइनल टेक अवे पर कि सर आपने इतनी सारी बातें कर दी आज तो, राइट, कहां कहां की हमने बातें की, तो अब इसको हम समराइज करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही फाउंडेशनल है। ओके, इसकी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, देखिए थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि भाई प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये सब तो पता होना ही चाहिए, पर इसके साथ साथ इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि यार प्राइमरी मार्केट है, उसमें कोई चीज हो रही है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क पड़ना चाहिए, इससे कैसे मार्केट्स के डायनेमिक्स बदलते हैं। आज कोई बड़ी कंपनी बोल रही है मेरे को 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन लाना है, तो उससे मार्केट में क्या हो जाएगा। तो ये सब चीजें आज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और ये सभी मैंने आपको रियल नंबर्स के साथ दिखाया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट हियर। तो अब मैं इसको एक बार क्विकली समराइज करता हूं कि आज हमने क्या क्या बातें की। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, राइट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइज मार्केट, ओटीसी मार्केट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को समझ रहे हो, आप रिटेल के पार्टिसिपेशन को समझ रहे हो, आप रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को समझ रहे हो कि भाई इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब अगर आपको एकदम होलिस्टिकली पता है तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको आपकी जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो हाउ डू वी पुट दिस अप। सबसे पहला इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, राइट, कि हमने देखा मार्केट इज नॉट वन थिंग, राइट। मार्केट में बहुत सारे एरियाज है, राइट। डेट का इक्विटी से लिंक है, निफ्टी का करेंसी से लिंक है, गोल्ड का इक्विटी मार्केट से लिंक्ड है, राइट। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। यू नीड टू हैव अ होलिस्टिक ओवरव्यू। किसी भी एक चीज को सिंगल पॉइंट पर
आप अगर देखोगे तो आप एक डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने क्लाइंट्स के लिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कि इंडिया का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो सारे नंबर्स जो मैंने आपको दिखाए वो सभी इंडियन मार्केट से दिखाए, राइट। देन वी अंडरस्टूड द इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज यहां तक पहुंची है और आगे चलकर और बढ़ेगी, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन या सबसे बड़ा फैसिलिटेटर क्या है? दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज जैसा है वैसा नहीं होता तो आईबी की एक्टिविटीज इतनी हमको देखने को नहीं मिलती मार्केट्स में, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट इंफॉर्मेशन एज कि कैसे जो असिमेट्री है मार्केट में, जो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर के बीच में जो असिमेट्री है, दैट क्रिएट्स चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट मेकर्स, राइट। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि अगर किसी के पास लेजिटिमेट तरीके से इंफॉर्मेशन है तो उसका एडवांटेज मार्केट में लिया जा सकता है, राइट। So that is what we understood there. And lastly, the success formula is that you need to have what? You need to have market knowledge plus execution skills. मेरा आज का जो मेन थीम थी वो यही थी कि मैं आपको सिर्फ मार्केट की ये ना बताऊं कि यार मार्केट में प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि यार ये चीज हमारे लिए एग्जीक्यूशन में कैसे रेलेवेंट होता है। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस रियली, प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज ये चीज कंपाइल करने में बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगती है, राइट। एंड टू एक्सप्लेन इट अगेन टू एन ऑडियंस जिसमें हर तरह का इंसान इस चीज को देखेगा, समझने की कोशिश करेगा। सो आई हैव पुट इन माय बेस्ट कि मैं आपको ये चीज समझा सकूं। सो गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी नो कि आपको आज के सेशन से क्या समझ में आया एंड आप क्या लर्निंग्स ले रहे हो एंड हाउ can this be of help to you. I am absolutely sure कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, इस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये सीरीज ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ऑलराइट, एटलीस्ट यू गेट दैट क्लैरिटी कि यार इसमें होता क्या है, राइट। एंड दैट इज व्हाट माय endeavor is. So thank you so much for watching this session up till now, and I look forward to your presence कि आप आगे की बुक की पूरी सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे। एंड यस, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड दीज प्रेजेंटेशंस एंड एक्सरसाइजेस, ओके, जो भी और अगर कोई प्रैक्टिकल सेशन होता है, अगर कोई भी एक्सरसाइज होता है, हम कुछ क्वेश्चंस भी रखेंगे एट द एंड ऑफ दिस, तो ये सभी चीजें अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप बस पीडब्ल्यू की ऐप पर जाइए एंड यू लुक फॉर दिस कोर्स। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज के नाम से एक फ्री कोर्स मिल जाएगा वहां पर, बस उसमें रजिस्टर कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट all these resources for free. All right, thank you so much, see you, bye bye.